नमस्कार साथियों, गर्व सीरीज का 24वां क्लास आप देख रहे हैं। आज से साथियों गर्व सीरीज जीएस की सीरीज में आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना हम शुरू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री साथियों जीएस में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक तरफ इतिहास सिलेबस में दिया रहता है, साथ ही साथ उसके स्वतंत्रता संघर्ष नाम से भी अलग से सब्जेक्ट दिया रहता है। तो वो दोनों अलग चीज नहीं है, पढ़ेंगे हम एक ही बार और सिलेबस में आएगा 2 बार वो चीज। तो वही मॉडर्न हिस्ट्री, जो महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री आज से शुरू हो रहा है साथियों। तो आप इसको देखिए, नोट्स बना के इसको पढ़िएगा साथियों, और परीक्षा से पहले रिवाइज करके देखिएगा। आप पीसीएस का परीक्षा, समीक्षा अधिकारी का परीक्षा, दरोगा का परीक्षा, यूपी ट्रिपल एस कोई भी परीक्षा देंगे, आपको सारे के सारे प्रश्न 90% प्रश्न यहीं से आएंगे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो चुका। 24वें क्लास से आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगा। जो साथी नए हैं उन सभी का स्वागत है। आप लोग अपने चैनल के प्लेलिस्ट में गर्व सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के पुराने वीडियो को देख सकते हैं। साथियों गर्व सीरीज सामान्य अध्ययन जीएस की संपूर्ण तैयारी, निःशुल्क तैयारी करने के लिए, कंप्लीट सिलेबस तैयारी करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला है, जिसमें आपको 4 महीने का समय लेकर के हम पूरी तैयारी कराएंगे। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? कालीकट किस वर्ष आया था? देखिएगा साथियों, पुर्तगाली था वास्को डी गामा। यह 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया। भारत आने वाला यह पहला यूरोपीय था साथियों। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? केरल में। केरल में कहां पर? कालीकट तट पर पहुंचा था। केरल में कालीकट तट पर पहुंचा था। यहां पर पहुंच करके इसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन नाम का शासक था, उसने स्वागत किया। जमोरिन ने स्वागत किया किसका? वास्को डी गामा का। इसका विरोध किसने किया? विरोध किया था अरब वासियों ने। अरब वासियों ने यूरोपीय और पुर्तगालियों का विरोध किया था। अरब वासियों ने विरोध किया था, लेकिन जल्द ही पुर्तगालियों ने अरब वासियों को व्यापार से बेदखल कर दिया और एकाधिकार कर लिया। साथियों पूछता है कि वास्को डी गामा को भारत कौन लेकर के आया था? तो गुजराती पथ प्रदर्शक था, गुजराती गाइड था। नाम था इसका अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक था। इसी ने वास्को डी गामा को केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के दक्षिणी तट से केरल के कालीकट तट पर लाया था। कौन लाया था? अब्दुल मजीद। स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। विरोध किसने किया था? अरब वासियों ने। ये आया कब था? 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 1498 ईस्वी। एक और प्रश्न पूछता है, वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? कितनी बार भारत आया था वास्को डी गामा? तो 3 बार आया था। पहला अवसर ये था 1498 ईस्वी में। दूसरा अवसर था 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में दूसरी बार आया। तीसरी बार आया था 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में ये आया तो ये गवर्नर बन के आया। गवर्नर और वायसराय, पुर्तगाल शक्ति का वायसराय और गवर्नर बन के भारत में आया 1524 ईस्वी में। इसकी साथियों 1524 ईस्वी में मृत्यु भी हो गई थी कोचीन में मृत्यु हो गई। कब? जब तीसरी बार आया। 1 बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार आया। 3 टिकट महाविकट। जब तीसरी बार आया 1524 ईस्वी में, तो कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई। कोचीन में इसे दफना दिया गया। कोचीन में इसे दफनाया गया। लेकिन फिर बाद में इसके डेड बॉडी को यहां से निकाल करके 1539 ईस्वी में निकाला गया, और सोने चांदी के ताबूत में सोने चांदी के ताबूत में रख करके पुर्तगाल ले जाया गया। पुर्तगाल, और वहां लिस्बन, पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, वहां इसको दफनाया गया। ये था वास्को डी गामा के बारे में। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन नीले जल की योजना से संबंधित है? नीले जल की योजना, ये अंग्रेजी में भी पूछ सकता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, किससे संबंधित था? देखिएगा पूरी बात ध्यान से। जो यूरोपी थे, यूरोपियों में पहले पुर्तगाली आए भारत में आधुनिक काल में व्यापार करने। उसमें भी पहला जो था वो वास्को डी गामा था। पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा भारत आया, भारत से फिर वापस जब गया तो वहां से पुर्तगाली गवर्नर बन के फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया।
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत आता है और यह प्रथम वायसराय, पुर्तगाल शक्ति का प्रथम वायसराय और गवर्नर बनता है। प्रथम वायसराय और गवर्नर बन के भारत आता है। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका उद्देश्य रहता है हिंद महासागर में स्वयं को मजबूत करना। हिंद महासागर में मजबूत होना चाहता था, ये पुर्तगाल शक्ति को मजबूती से रखना चाहता था। इसी के लिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी योजना लाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी योजना किसने लाई थी? तो उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साथियों ये फर्स्ट गवर्नर था और फर्स्ट यात्री जो था वास्को डी गामा था साथियों। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सबसे पहले जो यूरोपी भारत आए थे व्यापार करने, वो थे साथियों पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 ईस्वी में। और कब गए थे? 1961 में। सबसे ज्यादा समय तक रहे पुर्तगाली, यूरोपियों में पुर्तगाली। लेकिन सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किसने किया? तो वो अंग्रेज थे। अंग्रेज ने भारत में 190 साल तक शासन किया, उपनिवेश बना के भारत को रखा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। देखिएगा साथियों, ये टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले कौन आया था, ये प्रश्न पूछ देता है। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद साथियों डेनमार्क वाले, और अंत में फ्रांसीसी आए थे, ये चार। इसके अलावा भी स्वीडिश और स्विट्जरलैंड वाले थे, लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण। पुर्तगाली 1498 में आए, 1498 ईस्वी में आए, और इन्होंने पहला अपना कारखाना फैक्ट्री 1498 में ही डाला था। डच 1602 ईस्वी में भारत आए और 1602 ईस्वी में ही इन लोगों ने अपना कारखाना डाला था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अंग्रेजों का याद रखिएगा, इनका कई डेट आपको याद रखना है। पहली बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1599 ईस्वी में। 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की जो महारानी थी, उन्होंने 15 साल के लिए 15 साल का महाअधिकार पत्र दिया इस कंपनी को कि आप जाइए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करिए। ये लोग भारत में आकर के 1611 में अपना कारखाना सूरत में डालते हैं, और अस्थायी कारखाना था सूरत में। और अस्थायी कारखाना फैक्ट्री कब बना? 1613 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना साथियों 1616 ईस्वी में हुआ था, और ये भारत कब आए थे? 1620 ईस्वी में। भारत 1620 में आए, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी साथियों 1664 ईस्वी में अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे, कंपनी स्थापित किए थे, और भारत कब आए थे? 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में भारत आए थे। 1668 ईस्वी में इन लोगों ने सूरत में अपना कारखाना डाला था। सूरत में कारखाना कब डाला? 1668 ईस्वी में भारत में आकर के। ये सारे डेट आप याद रखे रहेंगे। चौथा प्रश्न पूछा गया है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का गवर्नर बनके भारत आया। पुर्तगाली शक्ति का गवर्नर और वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसी ने भारत में हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। और सेकेंड जो था वो अल्बुकर्क था। सेकेंड जो गवर्नर था, वायसराय था पुर्तगाल का, जो भारत आया था वो अल्बुकर्क था। और पहला यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा था। पहला यात्री वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? उत्तर क्या हो जाएगा? जमोरिन ने स्वागत किया था केरल के कालीकट तट पर। किस डेट को? 20 मई 1498 ईस्वी को। छठा प्रश्न पूछा गया है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है तो कोई न कोई ट्विस्ट होगा। अगर पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक पूछता तो हमारा उत्तर हो जाता फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है अल्बुकर्क। जो दूसरा गवर्नर था, दूसरा वायसराय था पुर्तगाल का, वो अल्बुकर्क। इसी को वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिएगा, उत्तर इसका हो जाएगा अल्बुकर्क। इसने साथियों 1510 ईस्वी में बीजापुर का शासक था। बीजापुर का शासक नाम था यूसुफ आदिल शाह।
इससे गोवा छीन लिया, गोवा जीत लिया। गोवा किसने जीता था? अल्बुकर्क ने। और बाद में गोवा जो है पुर्तगालियों की राजधानी बनी थी। और साथियों इसने अल्बुकर्क ने दक्षिण पश्चिम के भारत पर, दक्षिण पश्चिम भारत जो गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र है इस पर अधिकार किया। दक्षिण पश्चिम भारत पर अधिकार सबसे पहले किसने किया था? अल्बुकर्क, जो प्रमुख क्षेत्र था। इसके अलावा ये अल्बुकर्क ही था साथियों जिसने कहा था जो पुर्तगाली पुर्तगाली सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य जन है, आम व्यक्ति हैं, वहां व्यापार करने के उद्देश्य से गए हैं, वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें। भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित अल्बुकर्क ने किया था। भारतीय महिलाओं से विवाह करे, कौन करे? तो सामान्य पुर्तगाली व्यक्ति। किसने किया था ये योजना शुरू? अल्बुकर्क ने किया था। इन्हीं सभी कारणों से अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है साथियों। सातवां प्रश्न पूछा गया है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? पुर्तगालियों ने सबसे पहला कोचीन में दुर्ग स्थापित किया था। कोचीन में किसने दुर्ग स्थापित किया? तो अल्बुकर्क ने स्थापित किया था। अल्बुकर्क उस समय गवर्नर नहीं था, लेकिन अल्बुकर्क ने ही पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना, दुर्ग की स्थापना कोचीन में की थी। आगे चल करके ये 1509 ईस्वी में, 1509 ईस्वी से लेकर के 1514 ईस्वी तक अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वायसराय और गवर्नर था। और इसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिएगा कोचीन उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, उत्तर हो जाएगा हुगली। ध्यान दीजिएगा, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर था। इसने 2 बस्ती बसाई थी। कितनी? 2 बस्ती, 2 पुर्तगाली बस्ती बसाई, जिसमें से पहला ये था हुगली। बंगाल में हुगली नामक पुर्तगाली बस्ती किसने बसाया? नीनो डी कुन्हा। इसके साथ ही साथ इसने मद्रास में, मद्रास प्रांत में, मद्रास के क्षेत्र में सेंट थोमे ये सेंट थोमे नाम से बस्ती बसाया था। सेंट थोमे मद्रास में बस्ती बसाया और बंगाल में हुगली बस्ती बसाया पुर्तगालियों के लिए। किसने? नीनो डी कुन्हा। और वहीं पर साथियों इसने फैक्ट्री भी स्थापित किया था, फैक्ट्री की भी स्थापना की और बस्ती भी बसाया। 9वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? उत्तर हो जाएगा कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनाक था। जॉब चारनाक साथियों कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, जॉब चारनाक का। इसने 3 गांवों को मिला करके कलकत्ता नगर की स्थापना की, लखनऊती, सूतानाती और गोविंदपुर। लखनऊती, सूतानाती और गोविंदपुर को मिला करके कलकत्ता नगर बसाया जॉब चारनाक ने। लेकिन सन 2003 की बात है, इलाहाबाद नहीं साथी, कलकत्ता हाईकोर्ट, बंगाल का कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया इस पर। उसमें माना गया, हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जॉब चारनाक ने नहीं निर्माण किया था, जॉब चारनाक से पहले ही कलकत्ता शहर अस्तित्व में था। तो ये वर्डिक्ट भी आप याद रख रहेंगे। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा कलकत्ता का संस्थापक, तो आप इसको ट्रिक करिएगा, वो कहानी भी आप याद रख रहिएगा। कुछ और शहरों का देखिएगा साथियों, चंडीगढ़ शहर, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, संस्थापक कौन था? ली कार्बूजियर। मुंबई का पूछेगा, मुंबई का चार्ल्स आयंगर था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार था साथियों, नई दिल्ली का वास्तुकार था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ये कुछ अंग्रेज थे जिन्होंने प्रमुख शहर का निर्माण किया था, संस्थापक थे, वास्तुकार थे। 10वां प्रश्न पूछा गया है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? उत्तर हो जाएगा अकबर। देखिएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। पूरी कहानी सुनिएगा। 1599 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई। फिर बाद में अगले साल 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी ने 15 वर्षों के लिए व्यापार का महाअधिकार पत्र दिया इस कंपनी को, भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। और 1608 ईस्वी में पहला
जो अंग्रेज था विलियम हॉकिंस, वो हेक्टर नामक जहाज से आया और 1608 में आने के बाद 1611 में पहली फैक्ट्री, कारखाना या दुर्ग निर्माण होता है और अस्थायी रूप से सूरत में। तो यहाँ पे साथियों अकबर के समय में इस कंपनी का गठन हुआ, लेकिन जब भारत में अंग्रेज पहुंचते हैं पहली बार 1608 में, तो उस समय जहांगीर का शासनकाल होता है। ये बात भी लिखा जाता है कि जब विलियम हॉकिंस इंग्लैंड से चला था, तो वो जो लेटर पत्र लेकर के चला था महारानी विक्टोरिया का, उसमें जो निवेदन किया गया था वो अकबर के नाम से निवेदन लिखा गया था। लेकिन जब पहुंचा था तो साथियों 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, 1605 ईस्वी में, और 1605 में जहांगीर शासक बन जाता है, भारत का मुगल शासक। तो ये जो पत्र लिखा था अकबर के नाम पे था, मिला किसको था? जहांगीर को, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? उत्तर हो जाएगा सूरत में। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों की जो स्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो सूरत में स्थापित हुई थी। देखिएगा साथियों 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत पहुंचता है। विलियम हॉकिंस, अंग्रेज विलियम हॉकिंस भारत पहुंचता है। भारत में सूरत आता है और सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है, लेकिन ये जो है जिस उद्देश्य से आता है उसमें असफल होता है। ये भारत में दुर्ग या भारत में फैक्ट्री स्थापना का जो अनुमति लेना चाहता है वो नहीं मिलता है इसको, ये असफल हो जाता है। फिर आगे जाकर के 1611 ईस्वी में मिडल्टन नाम का एक अंग्रेज था। मिडल्टन, इसका नाम याद रखिएगा। मिडल्टन नामक एक अंग्रेज था, इसने 1611 ईस्वी में पुर्तगाली जो थे वो तमाम विरोध कर रहे थे, उन विरोधों के बावजूद ये मिडल्टन सफलता प्राप्त करता है मुगल शासक से फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लेने की। तो पहला अनुमति किसको मिलता है फैक्ट्री स्थापित करने का? मिडल्टन को। कब? 1611 में। तो 1611 ईस्वी में इसने स्वाली जगह था, स्वाली, कहां पर? तो सूरत में स्वाली जगह पर पहला अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करता है और बाद में 1613 ईस्वी में परमानेंट फैक्ट्री भी सूरत में स्थापित होती है। 12वां प्रश्न पूछा गया है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? देखिएगा साथियों कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध लड़ा गया था। इसको कहा जाता है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध। कितना युद्ध? 3 युद्ध। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसका सन पूछ देता है। इतिहास में आप जानते हैं युद्धों का सन खूब ज्यादा पूछता है। 3 युद्ध हुआ था। कर्नाटक का कितना युद्ध हुआ? 3 युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। देखिएगा पहला युद्ध हुआ था, पहला युद्ध 1746 से 1748 के बीच में, 1746 से 1748 के बीच, और इस युद्ध की समाप्ति होती है एला सापल की संधि से। एला सापल संधि होती है। इस संधि के बाद पहला जो युद्ध था वो समाप्त होता है। दूसरी बार फिर से युद्ध शुरू हो जाता है 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक चलता है। 1749 से 1754 ईस्वी तक चलता है। इसमें साथियों पेरिस की संधि से इस युद्ध का समापन होता है, समझौता हो जाता है। फिर तीसरा साथियों 1758 ईस्वी में तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है और 1763 ईस्वी तक चलता है। और यह युद्ध साथियों अनिर्णायक रहता है। इसमें कोई संधि वगैरह नहीं होता है। 1758 से 63 तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। 13वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला? फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना खोला सूरत में। और सूरत में किस सन में खोला? 1668 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में खोला गया? फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। फ्रांसीसी कंपनी फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में 1668 में सूरत में स्थापित हुई। उस समय पूछता है फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा था लुई 14वां। लुई 14वां फ्रांस का राजा था, याद रख रहिएगा। 14वां प्रश्न पूछा गया है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके समय में स्थापित हुई थी? तो लुई 14वां। लुई 14वां के शासनकाल में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई और 1668 में इसने भारत में सूरत में अपना पहला कारखाना डाला था। 15वां प्रश्न पूछा गया है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बेस्ट क्वालिटी का सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। बिहार यूरोपियों के समय में, खासकर अंग्रेज और पुर्तगालियों के समय में सोरा और अफीम का गढ़ था। सोरा और अफीम की प्राप्ति बिहार से होती थी।
16वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? साथियों, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुगलों के अधीन में। इसके बाद बंगाल स्वतंत्र हो जाता है। बंगाल स्वतंत्र हो जाता है मुर्शीद कुली खां के समय में, और यह जो है उनके अंडर में, मुगलों के अंडर में अंतिम गवर्नर था बंगाल का, इनके अंडर में। उसके बाद यह स्वतंत्र शासक हो जाता है बंगाल का स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां। 17वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया पूछेगा तो प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी, 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। और युद्ध क्या, ये छल कपट वाला युद्ध था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के दरबारियों को मिला करके छल कपट के द्वारा 1 ही घंटे के परिणाम में प्लासी का युद्ध जीत लिया था। उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में, और यहीं से अंग्रेजों के प्रभुत्व की शुरुआत होती है। और 1764 में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध से उत्तर भारत का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन में आ जाता है, ब्रिटिश क्षेत्र में आ जाता है। 18वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव, इसने सबसे पहले साथियों प्लासी का युद्ध जीता। प्लासी का युद्ध छल कपट से जीतता है, और उसके बाद बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जीतता है। हेक्टर मुनरो नेतृत्व करता है बक्सर के युद्ध में, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ही उस समय गवर्नर था बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, और यही रॉबर्ट क्लाइव जब बक्सर का युद्ध संपन्न होता है 1764 ईस्वी में, तो जो बंगाल के अवध के और मुगल सम्राट थे, नवाब और सम्राट, इन लोगों से 2 संधि करता है। रॉबर्ट क्लाइव कितनी संधि करता है? 2 संधि करता है। कब कब करता है, नाम क्या है तो देखिएगा, एक 12 अगस्त और एक 16 अगस्त। 12 अगस्त 1765 ईस्वी और 16 अगस्त 1765 ईस्वी। इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि का ये डेट है। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। यहीं से साथियों माना जाता है 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है? 1765 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्या किया था इसमें? रॉबर्ट क्लाइव ने जो भारतीय देशी राजा, नवाब और सम्राट थे, उनको निजामत का अधिकार दे देता है और अपने पास दीवानी का अधिकार रख लेता है। कहने का मतलब कि अंग्रेजों के पास अधिकार आ जाते हैं, राइट आ जाते हैं, और ड्यूटी और कर्तव्य जो है वो भारतीय राजा महाराजाओं, नवाब के पास रह जाता है। ये बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की? तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था को समाप्त किया। रॉबर्ट क्लाइव ने जो द्वैध शासन बंगाल में लगाया था 1765 में, उसको 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। और 1773 ईस्वी में पहला कानून आता है अंग्रेजों के समय में, रेगुलेटिंग एक्ट। वारेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट लाता है, और बंगाल का गवर्नर जनरल इस कानून के तहत बनता है। 19वां प्रश्न है, प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। प्लासी पश्चिम बंगाल में है साथियों। प्लासी का नाम पलाश के वृक्ष के अधिकता के कारण पड़ा। पलाश का वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा प्लासी। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पूछ देगा किस नदी के किनारे, तो भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी है, पश्चिम बंगाल में, जहां पर 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। 20वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने साथियों। मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। कारण क्या था? अंग्रेजों की गतिविधियां ज्यादा बढ़ गई थी और अंग्रेज इसे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, इसका आर्थिक शोषण करते थे। इसलिए इसने अपनी राजधानी कलकत्ता के पास मुर्शिदाबाद से हटा करके दूर
जो वर्तमान में बिहार में है मुंगेर, वहां पर स्थापित कर दिया था। ऐसे ही साथियों दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कौन लाया? मोहम्मद बिन तुगलक। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन लाया? मीर कासिम। थोड़ा सा मीर कासिम और बंगाल के नवाबों का इतिहास देखिएगा। मीर कासिम, ये जो है मीर कासिम बंगाल का नवाब था। मीर कासिम, इसने साथियों बक्सर का लड़ाई लड़ा था। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध किस बंगाल के नवाब ने लड़ा था? मीर कासिम ने। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 22 अक्टूबर 1764। और अंग्रेजों ने जीत करके 1765 में इलाहाबाद की दो संधि इन सभी भारतीय राजाओं से कर दी। मीर कासिम से पहले बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर को साथियों अंग्रेजों ने ही बंगाल का नवाब बनाया था, सिराज को हरा करके। इससे पहले कौन था? सिराजुद्दौला। मीर जाफर से पहले सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में छल पूर्वक हरा करके अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की हत्या, ये मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, गद्दार सेनापति मीर जाफर, इसने गद्दारी कर दिया, अंग्रेजों से मिल गया। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर जब नवाब बन गया, अंग्रेजों का उद्देश्य यही था कि एक कठपुतली नवाब बना दे और आर्थिक शोषण करे बंगाल का। जब आर्थिक शोषण होने लगा तब ये परेशान हो गया और परेशान होकर के छोटा मोटा विद्रोह करने लगा। जैसे ही विद्रोह शुरू करता, अपना सिर उठाता, अंग्रेजों ने इसको हटा दिया। मीर जाफर को हटा करके अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने देखा कि मीर जाफर के ही जैसा इसका भी हाल हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, इसलिए इसने यह कार्य किया है। और इससे भी नहीं सफलता मिली तो उसने बक्सर का युद्ध लड़ा। इसके साथ अवध का नवाब भी था। इसके साथ अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये भी साथ दिया था बक्सर के युद्ध में। और इसके साथ मुगल सम्राट भी था। मुगल सम्राट, मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों लोगों ने मिलकर के बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा। किससे लड़ा? अंग्रेजों से। अंग्रेज सेनापति कौन था? अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति था साथियों। अच्छा, तीन शासक देख लिए, थोड़ा और देख लेते हैं, पूरा नवाब खत्म हो जाता है बंगाल का। मीर कासिम से पहले मिर्र जाफर, मिर्र जाफर से पहले सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला से पहले अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला को जिसने नवाब बनाया था अलीवर्दी खां, अपने जमाने में सिराज को समझाता रहता था, कहता रहता था कि अंग्रेजों से दूर रहे, अंग्रेज बहुत ही बुद्धिजीवी, समझदार, ताकतवर और कूटनीतिज्ञ हैं, उनसे दोस्ती नहीं करना, मधुमक्खी के छत्ते के समान है वो, अगर तुम उन्हें नहीं छेड़ोगे तो वो तुम्हें शहद देंगे और अगर उन्हें छेड़ोगे तो वो तुम्हें काट खाएंगे। अलीवर्दी खां ने ये बात कहा था। अलीवर्दी खां से पहले कौन था बंगाल का नवाब? तो वो था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन अलीवर्दी खां से पहले था। ये सुजाउद्दीन है और ये सुजाउद्दौला था। सुजाउद्दौला अवध का नवाब और सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब था। सुजाउद्दीन से पहले कौन नवाब था? सुजाउद्दीन से पहले था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, ये मुर्शीद कुली खां के समय में ही बंगाल स्वतंत्र हुआ था और बंगाल का पहला जो नवाब था मुर्शीद कुली खां, ये पहले किसके अधीन था? ये पहले मुगलों के अधीन था। मुगल के अधीन यह बंगाल का राज्यपाल, गवर्नर मात्र था। बाद में यह स्वतंत्रता स्थापित करके मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बनता है। और ये बंगाल के नवाबों का क्रम फिर से देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। और मीर कासिम जब ये बक्सर का युद्ध हार जाता है तो पुनः से मीर जाफर को अंग्रेजों ने कठपुतली शासक बना दिया। तो मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर मजबूरी में बंगाल का नवाब बनता है और पूरा झोला संपत्ति सब अंग्रेजों को देता है। जिस प्रकार से अंग्रेज पैसा धन मांगते थे ये देता था। 21वां प्रश्न पूछा गया है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अभी हमने डिटेल किया साथियों, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट था और इसने सहयोग भी किया था बंगाल के नवाब मीर कासिम का। उसके साथ अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी बक्सर के युद्ध में था। बक्सर के युद्ध में तीन राजा थे। कब ये हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद दो संधियां हुई, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। 12/4/16, 12 अगस्त और 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765। ये दो इलाहाबाद की संधि थी। इसी संधि के बाद से बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया था।
22वां प्रश्न पूछा गया है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो साथियों बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ, 1764 ईस्वी को, तो इससे पूर्व में मीर कासिम बंगाल का नवाब था। मीर कासिम ने विद्रोह कर दिया था, विद्रोह किया था, इसको हटा करके मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने बना दिया था। तो इसने लड़ाई लड़ा था, लड़ाई इसने लड़ा था ये वाला। और पूछेगा कि नवाब कौन था बंगाल का इस लड़ाई के समय, तो मीर जाफर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। जब रिवोल्ट किया तो उसको हटा दिया गया मीर कासिम को। 23वां प्रश्न है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दे दी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दिया मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो था उसने 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी दे दिया अंग्रेजों को। अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। साथियों हम 1757 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक भारत में जिसका शासन था, जिसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, जिसके हम उपनिवेश थे, कह सकते हैं हम गुलाम थे, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, न कि अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बाद में 1857 से जब विद्रोह हुआ तो 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक हम डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन थे, यानी इंग्लैंड के उपनिवेश या इंग्लैंड के गुलाम हम इस सन तक बने थे, ये 90 वर्ष तक, और 100 वर्ष तक यहाँ हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में थे। 24वां प्रश्न पूछा गया है, 1760 ईस्वी का वाडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? साथियों वाडीवास, वास मतलब फ्रांस, वास मतलब फ्रांस, फ्रांस वर्सेस अंग्रेजों के मध्य, फ्रांस वर्सेस अंग्रेजों के मध्य 1760 ईस्वी में वाडीवास का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। इसी के पहले साथियों एक साल पहले 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा का युद्ध 1759 में वेदरा का युद्ध किसके किसके मध्य होता है? तो डच वर्सेस अंग्रेजों के मध्य, डच वर्सेस अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध होता है। इसमें डच हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। 1759 वेदरा का युद्ध, डच हारते हैं, अंग्रेज जीतते हैं। 1760 वाडीवास का युद्ध, फ्रांस वास होता है और अंग्रेज जीतते हैं। उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1760 वाडीवास फ्रांस। उत्तर यहाँ चेक करते हैं हम लोग, उत्तर हो जाएगा 24 का ए। 25वां प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? साथियों उत्तर हो जाएगा सुकरचकिया मिसल। सिख समुदाय जो था, सिख संप्रदाय था, वहां पर 12 मिसलें थे। उस 12 मिसल में से एक प्रसिद्ध मिसल था सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह। सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह। इन्हीं महासिंह के पुत्र थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह महासिंह के बाद इस मिसल के मुखिया बने थे।